तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का क्रम हमारा चल रहा था और प्राचीन इतिहास के क्रम में हमने मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश देख लिया था। ये सारा लेक्चर हमारा समाप्त हो गया था और आज हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखना है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो जो है आपको रेगुलर मिलती रहे, आपकी तैयारी में मददगार होती रहे। तो चलिए मौर्य साम्राज्य को आज स्टार्ट करते हैं। आज मौर्य साम्राज्य को हमको देखना है। तो मौर्य साम्राज्य में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य व साम्राज्य का संगठन। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट हम ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे जो उसका दूसरा शासक हुआ बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में देखेंगे। तीसरा हुआ अशोक, अशोक के बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना, और लास्ट हमको जो इसमें देखना है वो देखना है मौर्य साम्राज्य का पतन। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य का पतन जो है किस प्रकार से हुआ। तो ये 4 पॉइंट्स में हम मौर्य साम्राज्य को देखेंगे और मौर्य साम्राज्य को समझेंगे। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आता ही आता है, पूछता है। चलिए तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं, मौर्य साम्राज्य व चंद्रगुप्त मौर्य व साम्राज्य का संगठन। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिर इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कैसे कर दी, किसके मदद से कर दी। तो चलिए देखते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। लगता है वो किस कुल का था, वह एक साधारण कुल का था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल का था ये बहुत ही विवादित विषय है, इस पे ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता है। तो जिस सोर्स से जिसको जो लगता है वो ऐसा गेस, वो ऐसा जो है संकल्पना या क्या कहते हैं कि अनुमान जो है वो लगाता है। तो ऐसा लगता है कि वो किस कुल का था, वो साधारण कुल का था। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, यानी ब्राह्मण लोग के अनुसार उसकी माता जो है वो शूद्र जाति की थी और शूद्र जाति की मुरा नामक, ठीक है ना, शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी जो नंदों के रनवास में रहती थी। ठीक है ना, नंदों के रनवास में वो रहती थी और वो शूद्र जाति की थी। यह ब्राह्मण परंपरा के अनुसार ऐसा लगता है। अब बौद्ध परंपरा के अनुसार देखते हैं कि एक पुरानी बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल के तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल जो है, पुरानी बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल के तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल, ठीक है ना, कि लोग रहते थे। संभवतः जो है चंद्रगुप्त जो है इसी वंश का था। ठीक है ना, संभवतः जो है चंद्रगुप्त इसी वंश का था, यानी ये बौद्ध परंपरा के अनुसार लगता है। तो तीनों अलग अलग के हिसाब से ऐसा लगता है, क्लियर कट कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस वंश का था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नामक से वेदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को क्या किया, हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि किसकी सहायता से, तो कौटिल्य के नाम से या चाणक्य के नाम से, उसका महामंत्री था, उसकी सहायता से जो है इसने नंदों को हराया और नंदों को हराने के बाद मौर्य साम्राज्य की क्या किया, स्थापना किया। अब चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत जो कथा है या विस्तृत जो जानकारी है वो हमें विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस नामक नाटक में मिलती है। ठीक है ना, विशाखदत्त ने जो मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा उसमें चाणक्य ने जो चालें चली, जो हथकंडे अपनाए चंद्रगुप्त मौर्य को जिताने के लिए या मौर्य राजवंश की स्थापना करने के लिए, इसकी जानकारी हमें मुद्रा राक्षस में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत था इंक्लूडिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का इलाका, उस सेल्यूकस को गुलामी से मुक्त किया इस यूनानी वायसराय। सेल्यूकस कौन था, एक यूनानी वायसराय था। ठीक है ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। तो यूनानी वायसराय के साथ हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त विजयी रहा और युद्ध के बाद दोनों के बीच क्या हुई, दोनों के बीच जो है एक संधि होती है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि वो संधि क्या क्या थी। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है कि संधि हुई तो क्या क्या मिला। तो इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोशिया, कांधार, पेरोपनिसडाई ये कहाँ है, काबुल में है, एरिया हेरात में है, और जेड्रोसिया, ठीक है ना, ये इलाके क्या किए, ये कहीं ना कहीं इलाके जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने सौंप दिया था संधि होने के बाद। चलिए और उसके बाद देखते हैं कि बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दे दिए और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में सेल्यूकस को क्या दे दिया, 500 हाथी जो है उपहार में इसको दे दिए। और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का क्या नाम था, हेलेन। ठीक है ना, पुत्री का नाम था हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से क्या किया, कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में हमको देखना है मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो है विदेशी यात्री था
तो मौर्य साम्राज्य के समय ये आया था, तो इसने जो जो चीजें मौर्य साम्राज्य के समय में देखी उस सभी चीजों को उसने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इसने पूरा विवरण दिया। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, मेगास्थनीज के बारे में। तो यह यूनान का राजदूत था, ठीक है ना। मेगास्थनीज जो है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। यह जो है यूनान का राजदूत था, उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने, और यूनान का राजदूत था। उसने पाटलिपुत्र को पोली ब्रोथा, ठीक है ना, पाटलिपुत्र को क्या कहा? पोली ब्रोथा कहा। और वह मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था, यानी मौर्य वंशों की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, उसमें रहता था। और पाटलिपुत्र को क्या बोला? पोली ब्रोथा बोला था उसने, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारत पर एक पुस्तक लिखी, ठीक है ना। उस पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका, ठीक है ना। एक पुस्तक लिखी भारत पर, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की उसने। उसमें न केवल पाटलिपुत्र के अपितु सारे मौर्य साम्राज्य के किसके बारे में? शासन के बारे में भी, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य का जो शासन था उस शासन के बारे में भी उसने लिखा, ठीक है ना। केवल पाटलिपुत्र के बारे में या इंडिया के बारे में नहीं लिखा, उसने उसके मौर्य साम्राज्य के शासन के बारे में भी लिखा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेगास्थनीज का कहना है कि उसने वहां दास नहीं देखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी मौर्य साम्राज्य के समय मेगास्थनीज का कहना था कि उसने वहां पे क्या? दासों को नहीं देखा था, ठीक है ना। परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में गृहदास वैदिक काल से ही पाए जाते थे। यानी गृहदास यानी घरों पे काम करने वाले जो दास थे वो वैदिक काल से ही पाए जाते थे, ये तो पाए जाते थे। लेकिन मेगास्थनीज ने फिर भी वहां दास जो है वो नहीं देखा था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में, ठीक है ना, 7 श्रेणियों में क्या किया? विभाजित किया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से प्राचीन भारतीय समाज दास समाज नहीं था, ठीक है ना। दास समाज जो है वो नहीं था। यूनान व रोम में जो कार्य दास करते थे वो भारत में शूद्रों से लिया जाता था, ठीक है ना। ठीक उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में जाति प्रथा स्टार्ट हो गई थी, 4 वर्ण आ गए थे, तो भारत में शूद्रों से ये काम जो है वो लिया जाता था। और शूद्रों को ऊपर के तीनों वर्णों की साझा संपत्ति समझा जाता था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के क्या था? उसकी संपत्ति को शूद्रों को समझा जाता था। शूद्र जो है उनकी संपत्ति थे, यानी जो चाहे वो कार्य इनसे करा सकते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के समय में देख रखा था, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 यही समाप्त होता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेक्चर जो है कंटिन्यू आपसे मिलता रहे और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मददगार होता रहे और इस लेक्चर से आप फायदा ले सके। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।